हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, जो चैप्टर हम इस समय पढ़ रहे हैं उसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पढ़ते 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 हम एकदम इस चैप्टर की एंडिंग पे पहुंच चुके हैं। हमने हैलो एल्केन्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, हैलो एरीन्स का भी प्रिपरेशन पढ़ लिया है, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरीन्स। देखो, सब कुछ तुमने पहले ही पढ़ लिया था। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। और मैंने आप लोगों को बताया होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स तीन तरीके की होती हैं। पहला होता है रिएक्शन विथ मेटल्स, एक ये होता है रिएक्शन विथ मेटल्स। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि ये भी मैंने बताया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति जो हेलोएरिन्स होता है उसका रिएक्शन बहुत कम होता है। कारण भी मैंने डिस्कस किए थे, आज दोबारा कर लूंगा एक बार। और सबसे लास्ट मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारा जो ये टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल्स, ये कंप्लीटेड है। ये कंप्लीटेड है। आज हमें सीखना है कौन कौन सा, एक सीखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक सीखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन हम किसके लिए सीखने जा रहे हैं? हैलो एरीन के लिए। तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी टेंशन दिमाग में चल रही हो उसको जाओ बाहर, कमरे के बाहर उतार के फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करो। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन्स, ऑफ हैलोएरीन्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हैलोएरीन्स होता है, जिसको हम कुछ यूं बनाते हैं, बेसिकली इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी जब सारी पॉसिबिलिटी को हम बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बेंजीन रिंग और यहाँ पर हैलोजन, और इसके साथ साथ जो हमारे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जो ये हमारे पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये पूरी रिंग में डिलोकलाइज होकर कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, मतलब हैलोजन के साथ भी, क्योंकि जो हमारा रेजोनेंस है उसका स्टार्टिंग तो यही लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से हुआ था ना बेटा, यहीं से तो शुरू हुआ था ना पूरा मैटर। तो यानी डबल बॉन्ड मेरा जो है कहाँ कहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक मिनट के लिए रेस कर देते हैं, इस पूरी रिंग में कहीं हो सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर भी हो सकता है। मैंने इस बॉन्ड को कुछ नाम भी दिया था, पार्शियल डबल बॉन्ड, याद होगा आपको कोई, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। ना ये वन बॉन्ड है, ना ये टू बॉन्ड है, मतलब ना ये सिंगल है ना ये डबल है। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर कोई पूछे कितना है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब यही होता है कि कितने बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। ना एक है ना दो है, उसके बीच का है, ठीक है। और मैंने आपको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई थी, हमने बताया था कि ये sp2 कार्बन है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि ये कौन सा कार्बन है, sp2, जिसकी वजह से इनके बीच में पोलैरिटी कम होती है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है यहाँ पे, जो पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल वो यही पूछा जाता है, वाई वाई haloarenes are haloarenes are less reactive less reactive less reactive towards nucleophilic substitution reaction in compare with, मतलब अगर हम कंपेयर करके देखें, in compare with haloalkanes, अगर हम haloalkane से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा haloarenes है वो कम रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ haloalkane। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन हम लोग समझते हैं। सबसे पहला रीजन क्या बताया था मैंने, लाइन से सारे रीजन जो है मैं मेंशन किए दे रहा हूँ। सबसे पहला देखो, हेलोएरीन जो होता है, यहाँ देखना, हेलोएरीन जो होता है और जो एक्स होता है, इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो पहला रीजन क्या हो गया, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा, किसका किसका पार्शियल डबल बॉन्ड बना है, किसके किसके बीच में? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन बिटवीन कौन कौन है बेटा, कार्बन एंड हेलोजन एटम, कार्बन और हेलोजन एटम के बीच में। इट इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। भाई, क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से इसको तोड़ना क्या हो रहा है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्ट टू ब्रेक। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा दूसरा मैंने क्या समझाया था, याद करिए आप। सेकंड रीजन क्या समझाया था मैंने कल, क्यों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना चाहता है? तो दूसरा रीजन मैंने बताया था, सिंस सिंस कार्बन इज
सिंस कार्बन अटैच्ड टू द, ऐसा लिखते हैं, कार्बन अटैच्ड टू द हेलोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इस क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बताया था ना कल। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से होगा क्या, पोलैरिटी बिटवीन, हेंस फिर ऐसे लिखेंगे देयरफॉर पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड इज क्वाइट लो। पोलैरिटी जो होगी CX बॉन्ड के बीच की वो काफी थोड़ा सा क्या होगी, कम होगी, और पोलैरिटी कम होने की वजह से रिएक्शन होने का चांस भी क्या है, कम है। खुद को ही देख के हंसी लगती है, इतना पसीना, क्योंकि हर व्यू में मैं देख रहा हूँ कि मेरे शरीर से। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड, और क्या रीजन हो सकता है, और कोई रीजन देखो। नेक्स्ट रीजन देखिए, मुझे एक और दिख गया। देखो, अगर हम बनाते हैं हेलोएरीन, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल, ये खुद कैसा है, निगेटिव, ये खुद कैसा है, निगेटिव है। तो निगेटिव है, और यहाँ पर कार्बन भी बहुत, मतलब जो हमारा ये निगेटिव है, और हमारी जो बेंजीन रिंग होती है, पूरी बेंजीन रिंग, आप ऐसे बोलो कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और बेंजीन रिंग भी हमारी क्या होती है, बेंजीन रिंग ऑब्वियस सी बात है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है जगह जगह पे, तो ये भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच चीज पे अटैक नहीं करना चाहती है, तो थर्ड रीजन यही हो जाएगा, सेंस न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, बस इतना ही बोल दो, hence it is difficult to attack on carbon of benzene ring, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सबसे लास्ट है ये। देखो, ये है हेलो एल्केन। अब हमें पता है कि जब भी इसका हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, तो इसमें अगर हेलोजन एटम को हटाएंगे तो ये क्या बन जाना चाहिए, इसके बाद बनना क्या चाहिए, एक्स बनना चाहिए, माइनस कर एक्स माइनस बन के निकल जाएगा और बेंजीन रिंग पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम ये भी लिख देंगे अगले पॉइंट में कि जो कार्बोकेटायन ऑफ बेंजीन होता है, कार्बोकेटायन ऑफ बेंजीन रिंग, जो कार्बोकेटायन ऑफ बेंजीन रिंग है, इज अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इतना अनस्टेबल होता है कि ये कभी इस सिचुएशन को आने ही नहीं देगा। जब ये सिचुएशन आएगी नहीं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा। एक ही चांस अब बचता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का कि कार्बोकेटायन बने ही ना, और कार्बोकेटायन ना बने यानी कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। यानी हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ के दो बातें जान पाए, इस पूरी बात को हम पढ़ के इतना जान पाए, क्या जान पाए, कंक्लूजन क्या निकला, सवाल तो हमने सीखा ही सीखा, सवाल का जवाब तो सीखा ही सीखा, कंक्लूजन क्या निकाल के लाए। कंक्लूजन ये निकाल के आए कि जो हेलोएरीन होता है यानी C6H5X इज इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। सेकेंड बात, इट ओनली अकर्स ऑन ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक मतलब ड्राई राय मत समझ लेना, क्योंकि हम छोटे से तो हम समझते थे ड्रास्टिक का मतलब सोचते थे कि ड्राई राय का से रिलेटेड कोई वर्ड है। ड्रास्टिक मतलब बहुत खतरनाक कंडीशन हो, टेम्परेचर प्रेशर वेशर एकदम तुम धर के एलिवेट कर दो। जब टेम्परेचर प्रेशर काफी हाई हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि हम काफी विगोरस कंडीशन दे रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे रहे हैं, और उसी को हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, if NSR happens is if NSR occurs, then it will follow कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म ओनली, SN2 मैकेनिज्म ओनली। रीजन क्या हो जाएगा, इसका कोई पूछे रीजन क्या है तो रीजन देखो, रीजन भी लिख दे रहे हैं लगे हाथ, अभी भी बताया है, इम्पॉसिबल टू फॉर्म, ये बनना क्या है, लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये रीजन है। चलिए, ये तो हो गई पहली बात। अब चलिए रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो हमारा NSR रिएक्शन, इसी के अंतर्गत हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से टॉपिक तो पढ़ लिया, अब इसके अंतर्गत की जो केमिकल रिएक्शन आती है वो पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत केवल एक ही केमिकल रिएक्शन है
जिसमें हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन का हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। रड़ंतु विद्या लगेगी इसमें। तो यहाँ पर हम लेते हैं NaOH। क्या लेते हैं भाई लोग? हम लोग लेते हैं NaOH। अब जब NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो हमें मालूम है कि ये रिएक्शन आसानी से तो नहीं होने वाली, क्योंकि भाई ये वाला बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड ये करना ही नहीं चाहेगा। तो इसमें अच्छा, इसमें न्यूक्लियोफाइल है कौन? OH। न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH है। तो क्या किया जाए भाई, कैसे हो काम? तो इसमें क्या होता है, 623 केल्विन का टेम्परेचर लेते हैं और 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेते हैं। 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेते हैं, फिर जाके ये कन्वर्ट होता है। इसमें कन्वर्ट होता है, बताता हूँ आपको, ONA में। ONA में मतलब यहाँ पे अगर तुम बात करो न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल कुछ ऐसे ब्रेक डाउन होगा। NaOH है ये, तो NaOH में NaO पे माइनस और H पे प्लस। देखो मामला क्या होता है, तुम सोच रहे होगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है सर। आप, मैं जानता हूँ आप लोग के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ऐसे भी तो टूट सकता था, Na प्लस और OH माइनस, ऐसे ब्रेक हो जाता बेहतरीन, OH सीधे सीधे जाके यहाँ लग जाता और काम बन जाता। लेकिन याद रखना, जब बात हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यहाँ का जो बॉन्ड था वो था कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ का जो बॉन्ड है वो आप जो जिस हिसाब से तोड़ने जा रहे हो NaOH, तो ये तो आयनिक बॉन्ड का कैटेगरी है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक कोवेलेंट टूटे और एक आयनिक के हिसाब से टूटे। अगर टूट रहे हैं तो दोनों एक ही हिसाब से टूटने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया, NaO पूरा हमारा बन गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। NaO क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर बन गया ONA। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे। डाइल्यूट एसिड में हमें बेसिकली काम किसका रहेगा, हमें काम रहेगा बेसिकली H प्लस का। किसका काम रहेगा? H प्लस। तो किताबों में ये चीज़ तुम्हें सिर्फ H प्लस लिख के दिखा देगा, H प्लस। तो ये H प्लस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसीज बनी है ये बेसिक इन नेचर है। आप अगर देखोगे तो ये NaO करके जो पूरा बना हुआ है, NaOH की जगह केवल ये बेंजीन नहीं लगा हुआ, ये बेसिक इन नेचर है, सॉल्ट है लेकिन बेसिक सॉल्ट है। तो यहाँ पर H क्या करता है, H यहाँ पे जाएगा और इस Na को रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? बेंजीन रिंग और OH। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि Na कहाँ गया, किसके साथ गया, बस सिंपल सीधी बात है, जो जहाँ से निकला था वो वहीं उसी के साथ चला गया। ठीक है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बस ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो एक बार मैं इसको सिंपली लिख दे रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। क्या लिखोगे आप? ये है आपका बेंजीन रिंग, इसके साथ हमने लगा दिया क्लोरीन मान लो। ठीक है, जो डेटा दिया था मैंने वो क्लोरीन के हिसाब से दिया था। NaOH लेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे, सेकंड स्टेप में ये पूरा जो डेटा लिखा है वो फर्स्ट स्टेप का दिया, और सेकंड स्टेप में क्या लेंगे, H प्लस, और सीधे हमें पूरे पूरे का सीधे हम आउटकम लिख सकते हैं। ये हमें फिनॉल मिल गया है, इसको फिनॉल कहते हैं। बेंजीन के साथ OH आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, फिनॉल। तो देखो आज हम जो अपने क्लोरोबेंजीन का केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा टॉपिक मेन क्या है, क्लोरोबेंजीन है, मतलब हेलोएरीन है। तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है, हम इसका आज केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कल को यही केमिकल रिएक्शन में बना क्या है, देखो फिनॉल। आगे चल के हमें फिनॉल चैप्टर भी पढ़ना है, तो वहाँ पर यही सेम रिएक्शन जो होगी वो कहलाएगी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्या कहलाएगी? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। वहाँ पर मैं आपको उसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। यार बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्या? नहा धो के बैठा हूँ। ठीक है, देखते हैं। हम्म, ठीक। तो ये हो गया। अब यार जैसे हमको पता है कि यहाँ पर देखो थोड़ा बातें और बताते हैं, इनको भी ध्यान से सुनो। इतने जितना मैंने बताया उतने से केवल बेसिक फंडा बन गया, लेकिन अभी और भी चीज़ें इसमें सीखनी है। देखो हमने तुम्हें जो भी समझाया उसमें मैंने तुम्हें समझाया कि इसमें हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो कि इस बॉन्ड को तोड़कर हुआ। अब इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। पहला, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक प्रॉब्लम था, और एक प्रॉब्लम ये भी था कि ये जो कार्बन है ये sp2 है, जिसके वजह से इसका नेचर कैसा है, निगेटिव है। कैसा नेचर है, निगेटिव। sp2 कार्बन हल्का सा निगेटिव होता है, यही तो दिक्कत है ना, कि वो इनको बढ़िया वाला निगेटिव बनने नहीं देता, क्योंकि खुद वो निगेटिव है।
तो अगर हम कोई ऐसा जुगाड़ लगा दें कि इसके ऊपर जो निगेटिव होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होना। निगेटिव होने का मतलब होता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज़्यादा होना। तो एक बात बताओ मुझे, अगर हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दें जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर पाए, मतलब जो हमारा हेलोएरीन है इसमें जो कार्बन है इस पे मौजूद इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर किसी तरीके से कम कर पाए, तो बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा आसान होगा कि नहीं होगा, हल्का सा आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खुद सोच के तुम बताओ। थोड़ा सा तो मेरे हिसाब से आसान हो ही जाना चाहिए, क्यों? तो वही चीज़ नेक्स्ट स्टेप में दी गई है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यही है। क्या कॉन्सेप्ट कहता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किया कैसे जाए ये भी सोचो। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कैसे किया जाए? मतलब इसकी हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी हो तो कैसे किया जाए? एक ऑप्शन है कि हम कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब होता है कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, रिंग से अपनी तरफ खींच सके, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो चलिए लगाते हैं कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया ये यहाँ क्लोरीन लगा है। ऐसे अब मान लो हम इसमें क्या किए, यहाँ लगा दिए कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि NO2। तो ऐसे में काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। जो टेम्परेचर अभी तुम्हें तक 623 केल्विन चाहिए, पहली बात तो प्रेशर भी कम चाहिए होगा। पहले 300 एटमॉस्फेयर चाहिए था, अब उतना प्रेशर नहीं चाहिए। प्रेशर भी कम लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा वो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो डेटा दिया नहीं है NCERT में। लेकिन टेम्परेचर कम होकर हो जाएगा 448 केल्विन, 448 या 443 केल्विन होता है। अब इतने ही टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। रेजेंट नो डाउट NaOH ही रहेगा और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में अभी भी क्या रहेगा? H+, H+, और बन जाएगा क्या? OH। देख रहे हो, मतलब हुआ अभी भी वही। लेकिन मामला क्या है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जिसके वजह से प्रोसेस क्या हो गया? ईजी हो गया। अच्छा, मान लो दो दो जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, मतलब ये बनाया, यहाँ लगा हुआ है Cl। अब हमने क्या किया, हमने दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, NO2 एक यहाँ लगा दिया, एक NO2 यहाँ लगा दिया। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? NaOH, और टेम्परेचर अब और कम चाहिए होगा, 343 केल्विन वेल्विन चाहिए होगा, मतलब 330 कर दो, 330 केल्विन। प्रोसेस और आसान हो गया, प्रेशर भी, और प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियसली थोड़ा कम ही हो गई होगी। एक मिनट, NO2 लिखा, यहाँ लिखा NaOH, और यहाँ क्या लिखा? 330 330 केल्विन। क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे? NO2 तो लगा ही रह, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो NO2 लगा था वो आप NO2 लगाना भूल मत जाना, वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर तो OH आना है, जहाँ जहाँ NO2 लगा था वहाँ पे NO2 लगा दिया। अगर तीन तीन NO2 लग जाए तब सब लाइन से लिखते रहो। ये पहला केस, ये दूसरा केस हो गया, और लास्ट थर्ड केस लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? तीन जगह NO2 ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमने यहाँ Cl लिया, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2। चलो इसका IUPAC नेम बताओ। ये हो गया मेन, क्योंकि ये क्लोरो है, C से शुरू होता है, तो इसी को हम मेन कार्बन मानेंगे। तो ए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा 2 4 6। पहले 1 क्लोरो बोल दो, 1 क्लोरो, फिर क्या बोलेंगे? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ये हो गया हमारे इस कंपाउंड का IUPAC नेम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इतना काम आसान हो जाएगा कि सिर्फ आपको हीट कर देना है NaOH एक्वस के साथ। किताबों में ये H2O भी लिखा मिलता है कई बार, क्योंकि H2O भी हमारा, जो H2O होता है हमारा, जो H2O होता है ये भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है? OH-। अगर तुम्हें डाउट हो तो जो वो एक चार्ट तुम लोग को दिखाया था ना सारे न्यूक्लियोफिलिक एजेंट का, उसमें देख लेना। तो NaOH एक्वस के साथ आप सिर्फ इसको वार्म कर दो। वार्म मतलब हल्का सा गर्म, बहुत थोड़ा सा गर्म करोगे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अह, यहाँ पे लग जाएगा OH, NO2, NO2, और NO2। इसका नाम भी आप लोग लिख लोगे, क्या नाम हो जाएगा भाई? अब इसमें वन वाला फिनॉल, इसको तो बोलोगे नहीं, कोई चीज़, ये सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये बेंजीन के साथ जो OH लगा है, इस पूरे का नाम होता है फिनॉल। और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्यों है पिक्रिक एसिड? इस पे चर्चा आगे होगी, जब ये चैप्टर आएगा तब। इसका कॉमन नेम हो जाएगा
कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई? पिक्रिक एसिड, याद रखना। ठीक, तो ये हो गया। अब एक सवाल तुमसे पूछता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो भी पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी से रिलेटेड। क्या NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पर लगाने से कोई फायदा होता? लगाने से कोई फायदा होता? सोचो, अगर हम यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहे थे, ये मैंने बनाया था ऐसे क्लोरीन, अगर हम ये NO2 ग्रुप यहाँ लगा के देखें, यहाँ लगा के देखें, यहाँ लगा के देखें, इन तीनों के प्लेस पे अगर हम यहाँ लगा के देखें, क्या लगता है कोई हेल्प मिलेगी इससे? इससे कोई हेल्प मिलेगी? तो जवाब है नहीं, नो हेल्प। क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि बताता हूँ, इसलिए कोई हेल्प नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप वहां लगाना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन आता हो। बात को समझो मेरे, मान लो तुम्हें किसी का शिकार करना है, किसी भी चीज़ का शिकार करना है। मान लो तुम्हें शिकार करना है अ, शेर का। तो तुम शेर का शिकार करने के लिए अपने घर में बंदूक लेके ऐसे बैठे रहोगे? ऑब्वियसली नॉट। तुम जाओगे जंगल में, क्योंकि वहां पर शेर पाया जाता है। सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हमें इस कार्बन का कम करना है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ दौड़ता है? ऑर्थो पे दौड़ता है और पैरा पोजिशन पे दौड़ता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहाँ लगाना पड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो लिखिए, लिखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओनली डिक्रीजेज, मतलब विड्रॉज इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ओनली विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट फ्रॉम मेटा, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ हेलो एरीन, इन केस ऑफ क्या? हेलो एरीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से भैया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचेंगे अपने चैप्टर की लास्ट रिएक्शन पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होगा क्या, हम लेंगे अपना एक हेलो एरीन, ठीक है, एक्स। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि इलेक्ट्रॉन लवर हो, मतलब वो खुद पॉजिटिव हो और वो जाना किसके पास चाह रहा हो, मतलब वो खुद पॉजिटिव हो और जाना किसके पास चाह रहा हो, जाना चाह रहा हो निगेटिव के पास। खुद हो वो पॉजिटिव, वो जाना चाह रहा हो निगेटिव के पास। तो ये हो गया खुद पॉजिटिव, वो जाना चाहेगा निगेटिव के पास। अब तुम खुद सोच समझ के बताओ कि जो हमारा हेलो एरीन है उसमें कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, उसमें कहाँ कहाँ पे निगेटिव है, सॉरी, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है तो ये किसके पास जाना चाहेगा, निगेटिव के पास। तो निगेटिविटी उसमें या तो ऑर्थो पे है या तो पैरा पे है, इसके अलावा कहीं पे नहीं है। अब तुम ऑर्थो चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ जाके जुड़ेगा, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ और या तो यहाँ, दो जगह जुड़ेगा और क्या बना देगा, दो तरीके के प्रोडक्ट बना सकता है। पहला बना सकता है, ये है, पहला बना सकता है या तो यहाँ ई लग जाए या फिर यहाँ पे ई लग जाए। जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ लग जाए या तो यहाँ लग जाए। चलिए इसमें हम बताते हैं आपको कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। एक पढ़नी है हेलोजिनेशन, एक पढ़नी है सल्फोनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, और क्या पढ़ना है, नाइट्रेशन पढ़ना है, नाइट्रेशन, और एक पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। एल्किलेशन मतलब होता है एल्किल ग्रुप लगाना। और एक इसी के अंतर्गत पढ़ सकते हो फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एक पर्सन है जिन्होंने इस रिएक्शन को इन्वेंट किया था। एक हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, एक मिनट सा कलर चेंज कर दे थोड़ा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, और एक हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। एल्किल ग्रुप अलग चीज़ होती है, एसिल ग्रुप अलग होता है, समझाता हूँ। देखो ये है आपका एल्किल ग्रुप, लेकिन आर के साथ अगर CO भी आ जाए ये, तो ये आपका हो जाएगा एसिल ग्रुप। इसका नाम क्या बताया मैंने,
ये है आपका एल्किल ग्रुप, और ये पूरा आपका क्या है, ये है आपका एसिल ग्रुप। ठीक है, देखोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, इतनी रिएक्शन हमें समझनी है। सब में इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है और सब में रिएक्शन कैसे होती है, आइए समझते हैं। चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहली हेडिंग, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, हमने लिया अपना ये, और इसके साथ हमने ले लिया Cl2। और जाहिर सी बात है Cl2 में Cl2 है जैसे, अब Cl2 कैसे होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा। अगर इसके साथ हम कोई लुईस एसिड ले लें तो वो एक Cl को अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन साइड। कई बार मैं ये प्रोसेस समझा चुका हूँ। और ऐसे में जो दूसरा Cl होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोनियम आयन। जो Cl प्लस बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोनियम आयन। और वही क्लोरोनियम आयन किसकी तरह काम करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो सिंपल सीधी बात है, यहाँ पर हम ले लेंगे कोई लुईस एसिड जैसे FeCl3 या AlCl3, जो भी आपको लेना हो। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें से एक Cl प्लस जनरेट होगा। ठीक है, तो जैसे Cl प्लस जनरेट होगा, वही Cl प्लस हमारा क्या करेगा, एक्स तो यहाँ लगा हुआ, वही Cl हमारा या तो यहाँ चला जाएगा या फिर वही Cl हमारा पैरा पोजीशन पे चला आएगा। ठीक है, एक्स जहाँ भी लगा था वहीं लगा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पर भी Cl ने अटैक किया होगा, जहाँ पर भी Cl ने अटैक किया होगा, वहाँ का एक हाइड्रोजन निकला होगा कि नहीं निकला होगा, वहाँ का एक हाइड्रोजन की वैकेंसी खाली हुई होगी कि नहीं खाली हुई होगी। वो सेम हाइड्रोजन क्या करेगा, जो दूसरा वाला Cl है उसके साथ बाई प्रोडक्ट बना देगा, उसी को बाई प्रोडक्ट बना देगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -HCl, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से HCl को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। -HCl का मतलब यही होता है कि जो बाई प्रोडक्ट बने उसको तुम चाहो तो बाई प्रोडक्ट पे लिख दो, ना मानो बाई प्रोडक्ट लिखने का तो एरो के नीचे माइनस करके लिख दो। ठीक है, तो ये बन गया। तुम सोचोगे एक तरफ सर आप कह रहे हो कि लुईस एसिड एक Cl खींच लेगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो वो ClH के साथ चला जाएगा। तो देखो लुईस एसिड कुछ समय के लिए उस Cl को जरूर खींचेगा, बट ये मत भूलना कि लुईस एसिड यहाँ पर काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन में पूरा काम तो कराए लेकिन इन दी एंड वो जैसे आया था रिएक्शन में उसी तरीके से वापस चला जाए। तो वो ऐसा नहीं कि FeCl3 एक और Cl को लेके जाएगा, वो कुछ समय के लिए लेगा जरूर, फाइनली वो Cl वो H को दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन, हेलोजिनेशन। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करिएगा अपना लिख लिख के। सेकंड देखते हैं, सल्फोनेशन। सेकंड हेडिंग अपनी बनेगी सल्फोनेशन। आइए समझाते हैं सल्फोनेशन क्या है। देखिए हम लेंगे यहाँ पर हेलोएरीन। ठीक है, एक्स लिया। सल्फोनेशन का रेजेंट होगा कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4, अब H2SO4 को जैसे ब्रेक करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको भी देखना है। इसमें से जरा एक OH हटाओ, निगेटिव पार्ट हटाओ, H2SO4 से OH हटाओ तो बचेगा कितना, OH निगेटिव हटाओ तो दो H थे, बचेगा एक H। SO4 O कितने थे, चार, एक इधर चला गया तो कितने बचे, तीन, HSO3। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसके ऊपर आएगा माइनस। याद रखना HSO3 जो होता है ये माइनस होता है। अगर इसी जगह हम लिखते हैं HSO4 तो वो निगेटिव, एच एस, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जो HSO3 होता है ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट माइनस है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, प्लस। हाँ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो HSO3 होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कभी अगर आपको HSO4 लिखना हुआ तो वो निगेटिव रहेगा। आइए समझाते हैं कैसे। देखो ये H2SO4, अगर इसमें हम केवल H को अलग करें तो क्या बनेगा, H प्लस, और बचेगा क्या, एक H हट जाएगा तो क्या बचेगा, HSO4 माइनस। यही मैं बोल रहा हूँ। तो कई बच्चे इसको भी निगेटिव समझते हैं, HSO3 को भी, लेकिन आपने तोड़कर ध्यान से जब देखा तो आपको आंसर मिल गया कि नहीं ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होगा, केवल HSO4 निगेटिव होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया तुम्हें। तो यानी H2SO4 को हमने कैसे देखा, HSO3 प्लस और OH माइनस। तुम खुद बताओ मेरे भाई, इन दोनों में से आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल तो आपका OH माइनस है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये वाला पार्ट होगा ना, जो पॉजिटिव का वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। और हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफिलिक। तो बस ये वाला पार्ट हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, एक्स यहाँ पर जोड़ेंगे एक बार, HSO3, चाहे इसको HSO3 लिखो चाहे SO3H लिखो, क्योंकि बॉन्ड एस से ही बनता है, प्लस जिन रिंग एक्स और SO3। ठीक, तो दूसरा रिएक्शन हो गया सल्फोनेशन। बहुत पसीना हो रहा है यार, टी शर्ट धीरे धीरे डार्क शेड में कन्वर्ट होती हुई। हम्म, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा नाइट्रेशन। क्या हो जाएगा? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए क्या करेंगे अपन? हम लेंगे हेलोएरीन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे HNO3 डाइल्यूट। ठीक है, HNO3 डाइल्यूट। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखना कैसे मैं तोड़ रहा हूँ। मैंने इनमें OH माइनस को कर दिया अलग। OH माइनस को अलग करेंगे तभी प्लस वाली चीज़ मिलेगी भाई। अगर तुम्हें पूरे कंपाउंड से प्लस छांटना है तो निगेटिव अलग करोगे तभी तो मिलेगा ना। तो OH माइनस अलग करते ही हमें मिलेगा NO2 प्लस। बाप रे बाप, वाह क्या सीन है। NO2 को अभी तक तुमने हमेशा निगेटिव समझा था, आज पहली बार पता चला पॉजिटिव है। होता है NO2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो ये इधर लग जाएगा या तो ये एक्स इधर लगाया, इधर लग जाएगा। अगर इसी जगह तुम इसकी कंसनट्रेटेड मात्रा लेते, मतलब यही सेम रिएक्शन में तुम ऐसा कुछ कर देते, यहाँ एक्स होता और तुम लिख देते कंसनट्रेटेड HNO3। कंसनट्रेटेड HNO3 सब कुछ सेम रहता, बस कंसनट्रेटेड के केस में क्या हो जाएगा, ये जो आर्थो पैरा दो अलग अलग बन रहे हैं, ये कंपाउंड मेरा इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता, कंसनट्रेटेड HNO3 रिएक्शन के लिए इतना बेताब होता कि एक ही मॉलिक्यूल में ऑर्थो पे भी लग जाता और पैरा पे भी लग जाता। तो ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं, आपको भी ऐसे ही आ जाएंगी जैसे मुझे आ रही हैं। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन पे, जो कि कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट पहला पार्ट एल्किलेशन। पहला पार्ट क्या भाई? एल्किलेशन, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत आसान है यार सब। देखो ये हमने लगाया हेलोएरीन, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमको एल्काइलेशन करना है तो हमने लिया एक कोई हेलो एल्केन। एक मिनट, हेलो एल्केन कैसे लिया? आर एक्स करके लिया, RCl ले लेते हैं। अब मुझे ये वाला जो आर है, अब यार कुछ भी हो सकता है बेटा, ये मेथिल क्लोराइड हो सकता है, समझना ध्यान से। ये मेथिल क्लोराइड हो सकता है, ये एथिल क्लोराइड हो सकता है, ये प्रोपिल क्लोराइड हो सकता है, मतलब क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन हो सकता है। मुझे ये वाला पार्ट अटैच करना है, इसको बनाना है। तो ये अब मुझे पता है कि ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कोई लुइस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, जो भी हो, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 दोनों हो सकता है। एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3। एनहाइड्रस मतलब होगा कि पानी की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। पानी की मौजूदगी में जो हमारा ये हेलो एल्केन वाला पार्ट है, ये वाटर से रिएक्ट करके कुछ और काम करने लगेगा, जो कि हमारे रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। हम जो चीज़ तुम्हें बता रहे हैं वो रिएक्शन ना होकर कोई और रिएक्शन हो जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है तो देखो इधर, ठीक है तो देखो इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा ये है, कौन, Cl भाई साहब, इसको एंगेज कर लेगा कौन, अपना AlCl3 वाला पार्ट। तुरंत ही ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये तुरंत कूद कूद के या तो इधर जुड़ेगा, या तो दूसरी पॉसिबिलिटी, ये मत सोचना दोनों बनते हैं, मतलब ये दो पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ कि 100 मॉलिक्यूल हुए तो कुछ इसको बना लिए कुछ उसको बना लिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका एल्काइलेशन। अब इसे सेकंड पार्ट देखते हैं, एसाइलेशन। सेकंड पार्ट में देखेंगे एसाइलेशन। तो सब कुछ सेम रहेगा बेटा, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, वही बेंजीन रिंग, वही हेलोएरीन। अब RCl के जगह, क्योंकि ये तो R लगाने में काम आया, RCOCl ले लेंगे। RCOCl रेजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही सेम एनहाइड्रस FeCl3 लिख देना है इस बार, चाहे LCl3 लिखो चाहे FeCl3 लिखो, अगेन वही काम होगा। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर्स, इनको कौन इंगेज करा लेगा, क्योंकि ये लुइस एसिड है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वाटर की प्रेजेंस है नहीं कि ताकि ये रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो। और इस समय पॉजिटिव कौन बना, पूरा CO वाला पार्ट। तो होगा क्या, बेंजीन रिंग के साथ, एक मिनट, होगा क्या, बेंजीन रिंग के साथ या तो यहाँ C पे पॉजिटिव आया तो C सीधे जोड़ेगा CO, और CO के दूसरी तरफ क्या है R, या फिर क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन रिंग इधर X नीचे CO R। याद रखना सब में जितना मैंने बनाया सब में पैरा वाला
जितने भी रिएक्शन करें, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। जब भी मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो सबका पैरा वाला बनाना, मेजर प्रोडक्ट होगा। वही वाला रीज़न जो पहले बताया था, तो पैरा ही सब में मेजर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये भी हमारा हो गया, मतलब आज हमने एनएसआर, एलोरीन का एनएसआर एंड ईएसआर कंप्लीट कर लिया, वो भी किसमें, एलोएरीन में, एलो एरीन में। चलो एक सवाल तो तुम बताते जाओ, अभी तो बहुत सवाल तुम करोगे, लेकिन एक सवाल मुझे बताते जाओ कि जो हमने तुमको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था, कहाँ पे पढ़ाया था भाई, एक मिनट, बाप रे, हाँ ये वाला, ये ये कौन सी मैकेनिज्म से गया है, SN2 गया है, SN1, सोचो, सोच के बताओ। याद रखना ये SN2 से गया है, क्योंकि SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, याद है ना, कार्बोकेटायन बन ही नहीं सकता। SN1 में कार्बोकेटायन बनना ज़रूरी होता है, और इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बन सकता। तो ठीक है, मैं ख़त्म करता हूँ इस लेक्चर को, इसके बाद मैं पानी पीऊँगा ढेर सारा, ऑब्वियसली पानी पीना पड़ेगा। चलो ठीक है, ध्यान रखना, मेहनत करना तुम भी, बाकी ध्यान रखना, बाय बाय।